नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एनटीपीसी सीबीटी 2 जो 13 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, उसकी पहली शिफ्ट में जितने भी मैथ के सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को सोल्व करेंगे और एक बेस्ट अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। यह अप्रोच आपको एग्जाम के अंदर बहुत हेल्प करने वाली है। रेलवे की आगे आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए यह क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। जिन भी स्टूडेंटों का ग्रुप डी व अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी है उसका सीबीटी 2 है, वो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। और इसके अंदर 35 के सवाल पूरे के पूरे सवाल कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ज्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, आपको सिंप्लीफाई करना है। छः का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट 2 माइनस 25 का अंडर रूट 5 मल्टीपल 5 कितना हो गया 25 माइनस 11 हो गया। तो ये कितने हो गए माइनस के 36। तो 36 से 36 कैंसिल, कितने बचे अपने पास 2 बचे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, जो ऑप्शन 4। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी संख्या 39 से विभाज्य है, यह आपको बताना है। तो 39 क्या है, 39 का अवगुण फैक्टर देखें तो कितने हैं 13 और 3 फैक्टर है। तो पहले अपन क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल देखेंगे कि ये संख्या 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो 3 का मल्टीपल देखने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी है अगर इनके नंबरों का सम 3 से डिवाइड हो जाता है तो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती है। तो पहली संख्या है 6 2 8 5 13 और 9 22 और 2 24, 3 से डिवाइड होती है। ठीक है, अगली देखते हैं। अगली है 6 2 8 2 10 और 7 7 14 24 और 6 30, ये भी होती है दूसरी भी। तीसरी देखते हैं 6 2 8 2 10 7 17 1 18, ये भी होती है। 6 2 8 5 13 और 6 19 और 4 23 और 9 कितने हो गए 32, ये 3 से डिवाइड नहीं होती, तो एक ऑप्शन कट गया। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 13 का मल्टीपल। क्या देखते हैं 13 का मल्टीपल देखते हैं। 13 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, 13 का मल्टीपल चेक करते हैं, 3 संख्या का पेयर बनाते हैं और उसको उसका अंतर लेते हैं और उसमें 13 से डिवाइड करते हैं। तो 625 माइनस 0 कितना बचा 3 और 3 और 533, इसके अंदर 13 से डिवाइड करते हैं। क्या करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे। क्या 13 का भाग जाएगा, 13 का भाग दिया 53 में, कितनी बार गया 4 बार गया, 13 चौक 52 और एक बचा 13 41 बार, तो इसमें जा रहा है। ठीक है, अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। कितना है 622 माइनस 700, नहीं 776 में से 622 घटाएंगे क्योंकि इनका अंतर लेना है। ठीक है, तो क्या बचा 4 5 और 1 154। तो इसके अंदर 13 का भाग देते हैं। तो क्या 13 का भाग इसके अंदर जाता है, नहीं जाता। इसी तरह का ऑप्शन 3 को भी चेक करेंगे। 710, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। 710
माइनस 622 क्या है 8 और 3 और 138। क्या इसमें 13 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इसके अंदर भी नहीं जा रहा, इसके अंदर भी नहीं जा रहा। ऑप्शन ए की आपका क्या है सही आंसर है। क्लियर है? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? क्या ये सवाल कठिन था? अगर एग्जाम में आपके सामने ये सवाल होता तो क्या आप इस सवाल को कर सकते थे? ये सवाल कोई कठिन नहीं था, आप इस सवाल को आसानी से कर सकते थे, और ये एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल है आपके सामने कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है। इन पूर्णांकों में से सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है। चलो दोस्तों, क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात सीख लीजिए। जैसे अपने पास कोई नंबर है 1 2 3 4 और 5, एक क्रमागत पूर्णांक है। इनका औसत निकालना है तो क्या करेंगे? पहले नंबरों को जोड़ेंगे। 5 और 4 कितने हो गए? 9, 9 और 3 कितने हो गए? 12, 12 और 2 14 और 1 15, क्या हो गया? 15 हो गया अपने पास। बटे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 नंबर। औसत निकालने क्या करते हैं? नंबरों का योग बटे नंबरों की संख्या, कितने नंबर हैं। ठीक है, 5 का भाग दे देंगे। भाग दे दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया है। कितनी बार गया है? 3 बार। ठीक है, तो 3 क्या दिख रहा आपको? 3 ये दिख रहा। सबसे बीच वाला नंबर है 3। क्या है? सबसे बीच वाला नंबर है। अगर आपको क्रमागत पूर्णांकों का औसत पूछे और उनकी संख्या क्या हो? विषम हो, तो उनका औसत क्या होगा? उनके जो बीच में नंबर होगा वो उनका औसत होगा। अब आपके सवाल में क्वेश्चन बनेगा कि अगर नंबर सम हो तो चलो सम का भी देख लेते हैं। यहां अपने पास क्या आ गए? 6 है। क्या है? 6 और ऐड कर दिया अपन ने एक संख्या, तो कितना हो गया? अभी 6 संख्या हो गई है, सम हो गया है। ठीक है, तो अब इनको ऐड करते, टोटल ये कितने हो गए थे? 15 हो गए थे। 15 और 6 21, बटे में कितने का भाग देंगे? 6 का भाग देंगे, तो ये 7/2 आ गया, मतलब 3.5 इसका औसत आ गया। तो 3.5 कैसे आया? चलो वो भी देखते हैं। तो यहां आपको दे रखा है कितने हो गए? 6, एक और ऐड कर दिया था, तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 है। तो क्या करेंगे? जो बीच की 2 संख्या है उनका औसत लेंगे। अगर क्रमागत पूर्णांकों का जो संख्या है वो सम है, तो उनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? जो बीच की 2 संख्या है उनको उठाएंगे और उनका औसत लेंगे। तो कितने हो गए? इनका टोटल करेंगे 7, 2 का भाग देंगे, औसत निकालने के लिए कितना गया? 3.5 आ गया। कितना आ गया? 3.5 आ गया। क्लियर है? अब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर क्रमागत पूर्णांकों की जो संख्या है वो विषम नंबर के अंदर है, तो जो सबसे बीच में होगी वो क्या होगा? उसका औसत होगा। अगर सम है तो जो बीच की 2 संख्या होगी उनका औसत होगा, वो पूरी संख्या का औसत होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 5 क्रमागत पूर्णांक है उनका औसत कितना है? 12 है। तो आपको सबसे बड़ा पूर्णांक बताना है। तो अभी हमने सीखा था, तो ये जो 12 है, क्योंकि विषम संख्या है, ये बीचों बीच में होगी। इसका मतलब क्या हुआ? 2 संख्या इधर होगी और 2 संख्या इधर होगी, मतलब 2 संख्या तो 12 से बड़ी होगी और 2 संख्या 12 से छोटी होगी। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? बड़ा निकालना है। तो बड़ी क्या होगी? 12 से 13 और 14 होगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो गया? 14 हो गया। तो क्या आंसर आ गया अपना? 14 आंसर आ गया, जो ऑप्शन 2 के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है? क्या ये चीजें आप सभी को क्लियर है? जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो आपके समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो में आंसर दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सिंप्लीफिकेशन का। ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां आपको 4/3
प्लस का है और 4/3 माइनस का है, तो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 1 + 2/7 इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 9/7। और जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 है, तो कितना हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 7/9 आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के अंदर कितने इजी सवाल पूछे गए हैं। आप इन सवालों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार का निवेश किया। पहली योजना में ब्याज दर 8% प्रति वर्ष जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है जो वार्षिक रूप से चक्रवर्धित होती है। दोनों योजनाओं में अर्जित चक्रवर्ती ब्याज कितना है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज सीख लीजिए। अगर 2 वर्ष का चक्रवर्धित ब्याज पूछा है और जो दर है वो सेम है, तो चक्रवर्धित ब्याज कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास दर कितनी है प्रति वर्ष, A% है। कितनी है, A% है। तो 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालेंगे, अपन निकालेंगे 2A, क्या हो गया 2A प्लस A²/100। कैसे निकालेंगे, 2A प्लस A²/100। तो ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। तो ये चीज आप सभी को पता हो गई है। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है जो पहली योजना है उस पर तो 8% प्रति वर्ष है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया अपने पास, 2A कितने हो गए 16 प्लस कितना हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 64, उसमें 100 का भाग देंगे, कितना हो गया 0.64, तो 0.64 हो गया, 16.64 हो गया है। अगली योजना में ब्याज अपने पास कितना 6%, तो इसका कितना हो जाएगा 12.36। अब क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो इनका अंतर कितना हो गया 8, 2, 4.28 हो गया है। इनका अंतर कितना हो गया है 4.28% हो गया है। ठीक है, और इनका अंतर पूछेंगे और क्या करेंगे 2500 का 4.28% बताएंगे। तो 2500 का 1% कितना हो गया 250। इससे मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीपल किया, 25 से मल्टीपल किया अपन ने, 25 8 0 200 होता है, 25 दूना 50 और 20 कितना होता है 70, ये भी 0 7 बचा, 25 चौक 100 और 7 कितना हो गया 107। ठीक है, और 1 0 ये थी। तो पॉइंट के बाद में 2 0 है, तो जो ये 2 0 है ये तो कट गई, तो बचा क्या 170, यानी कि 1070 अपने पास बचा है। तो क्या आंसर होगा 1070 इसका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन 1 के अंदर आपको दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। क्या अगर अब रेलवे की आगामी एग्जामों में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो, आंसर जरूर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आप एक काम और करना, क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले पॉज करना, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करनी है। उसके बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है। आप देख रहे होंगे कि एनटीपीसी का जो सीबीटी 2 लगा है उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, जो आगे आने वाली जो अंडर ग्रेजुएट की मेंस है और जो ग्रुप डी है उसके लिए आपको इस चैप्टर को थोड़ा मजबूत करना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को करते हैं।
तो क्वेश्चन में पहले अपन इस पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को करेंगे, 8 का भाग देंगे, इसके अंदर पहले भाग देंगे तो क्या करेंगे, एक पॉइंट से एक पॉइंट हट के इस स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। भाग देते हैं, 8 का एक बार गया, पॉइंट लग गया, और 0 6 बार गया, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे इसके अंदर तो कितनी बार गया, पॉइंट 53 के बार गया, ठीक है। अगला अपने पास है, अगला ये वाला पोर्शन है, तो इसके अंदर भाग देते हैं, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब जब भाग देंगे पॉइंट 125 के अंदर 5/2 का, तो क्या करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा, मल्टीपल में चेंज होके 2/5, ठीक है, इनटू पॉइंट क्या है 4, ठीक है। 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, ये जाएगा 25, पॉइंट लगाएंगे 3 के आगे तो ये 0.25 होगा, ठीक है। 4 दूनी ये कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो किन किन के मल्टीपल होगा, ये इन दोनों के मल्टीपल होगा। तो मल्टीपल करेंगे, कितनी बार गया, 25 8 200, कितने हो गए, 25 8 हो गए 200, और ये आगे एक 0 है, तो कितने स्थान पे 0 लगेगी, 1 और 3 4 के, तो 4 के आगे ये 0 लग गई है, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 0.53 और यहाँ पे 0.02, तो आगे की 0 लेंगे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, ऐड कर देंगे, कितने हो गए, 0.55, 0.55 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 5 है, तो उनका जो LCM है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन को करने से पहले आप एक चीज सीख लीजिए, वो चीज क्या है, अगर आपको दो संख्याएं दे रखी है रेशो के अंदर, A/B दे रखा है, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, और उनका आपको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है। HCF क्या दे रखा है, मतलब H दे रखा है, HCF H दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM आपको निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा जो ये रेशो दे रखा है उनका मल्टीपल A/B, और ये जो HCF है उसका मल्टीपल। LCM निकालने के लिए जो संख्याएं दे रखी है रेशो उसका मल्टीपल, और उसके साथ मल्टीपल करेंगे HCF का, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल कर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। या तो आपको क्या पूछ लिया, HCF देके LCM पूछ लिया। अगर आपसे LCM दे दे, अगर आपसे LCM दे दे और HCF पूछ ले, तो आपको क्या करना है, जैसे दो संख्याएं अपने पास है A/B, तो आपका जो LCM है वो आपको दे दे L, क्या दे दे, L दे दे LCM, और पूछ क्या ले आपसे, HCF पूछ ले। तो आपको क्या करना है, जो LCM है उसके अंदर भाग देना आपको A/B का। किसका भाग देना है, A/B का आपको भाग देना है। तो क्या अब आप LCM दे रखा है तो HCF निकाल सकते हो, और HCF दे रखा है तो LCM निकाल सकते हो। ये चीज आपको कमेंट के अंदर बतानी है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो आपको रेशो दे रखा है, क्या है रेशो, 5:4 है, और HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो आपको LCM निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 × 4 × 5 कर देंगे, तो कितना गया है,
100 आ गया है। तो आपका एलसीएम कितना हो गया? 100 हो गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि एक मशीन के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? 1 लाख है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, ये आपको बताना है। 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है। मतलब कोई चीज पहले 10 की थी तो अब क्या हो रही है? 1 का ह्रास हो रहा है, मतलब अब वो चीज 9 की हो गई। यही चीज अगले साल हो रही है। ये 10 की थी, अब ये कितनी हो गई? 9 की हो गई। तो टोटल कमी कितनी हो गई? पहले कितने की थी ये? 100 की थी, अब कितने की हो गई? 81 की हो गई। ठीक है, तो पूछा क्या है? इसका मूल्य कितना होगा 2 वर्ष बाद? कितना होगा? 81। तो जो ऑप्शन के अंदर 81 का मल्टीपल है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन 4 है जो 81 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन 4 ही इसका आंसर होगा। यदि आपको ऑप्शन चेक नहीं करना है तो सवाल को कैसे करें? चलो करते हैं। तो जो इसका इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग की वैल्यू है, वो कितनी है? 100 है। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए। कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, बजे कितनी? एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपये होगी। ठीक है, तो 1000 को इससे मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो गया? 81,000। तो आपका आंसर है 81,000। क्लियर है? क्या दोनों तरीके आपकी समझ में आ गया है? अगर आ गए हैं तो अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। यहां आपको एक त्रिभुज है, उसकी बुझाई दे रखी है 70 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, और उसका आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जब आप इन भुजाओं को देख रहे हो तो क्या दिख रही है? ये सब भुजाएं किसकी? 14 की मल्टीपल है। अगर हम इसके अंदर 14 का भाग देते हैं तो ये 5 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 3 हो गई। जब इस संख्या के अंदर हम क्या करते हैं? 14 का भाग देते हैं तो ये 5, 4 और 3, तो 3, 4, 5 एक क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो ये भुजाएं हैं 70, 56 और 42, ये भी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? छोटी दो भुजाओं का गुणनफल बटे 2 होता है। तो छोटी दो भुजाएं की कौन कौन सी है? 42 और 56 का गुणनफल बटे 2। तो 56 मल्टीपल 42 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये 21 हुआ। तो 21 का भाग देते हैं तो 21 में क्या है? तो 21 में एक तो 7 है और एक 3 है। तो जो संख्या, जो ऑप्शन 3 का मल्टीपल होगा वो इसका आंसर होगा। क्या पहला ऑप्शन 3 का मल्टीपल है? तो 3 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया है। संख्याओं के नंबरों का टोटल करेंगे और उसमें 3 का भाग देंगे। तो टोटल किया 5 है, नहीं जाएगा। अगला कितने हैं? 9 और 6 15, दूसरा ऑप्शन इसमें जाएगा। अगले में कितना? 9 10, नहीं जाएगा। अगला कितना हो गया? 6 4 14 और 2 16, नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 3 का भाग जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 है। अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना है तो आप 56 को 21 से मल्टीपल कीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है दोस्तों, क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? अगला सवाल आपके सामने है। जो मैं ये सवाल आपको करा रहा हूं वो जो रेलवे की आगे आने वाली एग्जाम में है उनके अंदर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सवालों को अच्छे से करना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि धारा की दिशा में चाल 125 किलोमीटर पर आवर है और धारा की विपरीत दिशा में चाल 25 किलोमीटर पर आवर है।
किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बताना है। एक तरीका तो ये होता है कि इस क्वेश्चन को करने का, जैसे टोटल दूरी अपन ने क्या मान ली, डी मान ली है। क्या मान ली? डी मान लिया, हमें पता नहीं है। तो डी क्या हो गई? डी। तो डी को तो पहले कितने की स्पीड से तय करेंगे? 125 की स्पीड से तय करेंगे, और आगे डी को तय करेंगे 25 की स्पीड से। और टोटल कितने हो गए? कितने घंटे में करेंगे? 25 घंटे में इसे क्या कर लेंगे? तय कर लेंगे। तो ये हो गई, ये क्या बन गई? एक इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन को सोल्व करके आप क्या कर सकते हैं? डी का मान निकाल सकते हैं। और डी का मान निकाल कर क्या करेंगे आप? डी को उसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि कुल दूरी पूछ रहा है, आने और जाने की दूरी ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये तरीका भी नहीं आता है तो दूसरा तरीका बता देता हूं मैं आपको। दूसरा तरीका क्या है? अगर कोई आदमी कहीं पर, एक मिनट, एस स्पीड से जाता है, S1 स्पीड से, और वापस S2 स्पीड से आता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो उसकी एवरेज स्पीड होती है 2S1, एक मिनट, 2S1 S2 बटे S1 प्लस S2 होती है। अब जो ये एवरेज स्पीड अपने पास आ गई है, उसको अपन 25 से मल्टीपल करेंगे। 25 से मल्टीपल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, इसका एक तरीका और बता देता हूं, और वो मैं आपको करके बताता हूं। यहां आपको दे रखा है कि 125 किलोमीटर पर आवर की जो गति है, उससे वो धारा की दिशा में जाता है। ठीक है, और विपरीत दिशा में वो क्या करता है? 25 किलोमीटर पर आवर की दिशा में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्पीड से जा रहा है और दूसरी स्पीड से वापस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस सेम है। क्या है? डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस सेम होती है तो फिर क्या करते हैं? जो दोनों स्पीड है उसका मल्टीपल करते हैं, 125 और 25, और बट्टे में क्या करते हैं? दोनों का क्या हो गया? जो दोनों है दोनों स्पीड है उसका टोटल करते हैं, कितने हो गए? 150, और गुणा जो टोटल अपने पास क्या है? टाइम है, वो करते हैं। ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं। अब ये क्या निकल के आएगी अपने पास? डिस्टेंस निकल के आएगी, एक साइड की डिस्टेंस। तो एक अपन को क्या निकालना है? 2 साइड की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल होगा। 25 को 6 से किया, 6 को 2 से किया तो 3 बार, तो टोटल अपने पास क्या आएगा? 25 को मल्टीपल कीजिए 125 से, तो कितना होगा? 25 बचे हुए अपने पास 12, 25 दूना 50, 62 बचे 6, और 25 से कम 25, कितना बचा? 3100। भाग देंगे 3 का। ठीक है, तो कितना जाएगा? 3 का भाग देंगे तो आप देख रहे हो जो 2 ऑप्शन है ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। 500 बार तो 3 का भाग ही नहीं जाएगा। बच्चे अपने पास 2 ऑप्शन, तो उसका भाग देख लेते हैं। 3 का भाग दिया 1 बार, फिर 0 4 1, 2/3, तो 1041 सही, 2/3 इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या जो मैं आपको ये 3 तरीके बताए वो समझ में आए हैं? अगर समझ आ गए हैं तो आप यस या नो का आंसर दीजिए। और ऐसे सवाल आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो क्या आप ऐसे सवालों को कर सकते हो? चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपके सामने है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 1200 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की 2 क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने रुपए कम है, यह आपको बताना है। ठीक है, तो छूट कितनी हो गई टोटल? टोटल छूट कितनी हो गई वो निकालना है। टोटल छूट हो गई अपने पास तो 5 और 15%। तो क्या करते हैं, पहले 5 + 15 माइनस कितना है, बटे 100। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 15 5 75। तो कितना हो जाएगा, ये 0.75 आ गया। ये कितना है, 20। तो बचा क्या अपने पास, 20 में से 0.75 जाएगा तो 19.25 बचेगा। क्या बचेगा, 19.25 देंगे। तो क्या गया, ये किस पे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं अंकित मूल्य पर। और जो ये क्या है, ये अंतर है एसपी का और एमपी का। तो इसको मल्टीपल कर देते किससे, 1200 के 1% से, 1200 के 1% से मल्टीपल किया 12 से, 12 से मल्टीपल कीजिए, 12 पंजे 60, 0, 12 दूना 24 36, 0 3, 12 9 108, 108 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, कितना आएगा, 111 का 1, 12 एकम 12 और 1 कितना होता है, 33 नहीं 23। तो 0.2 है तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। तो क्या आ गया अपने पास, 231 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 231। जो विक्रय मूल्य है और अंकित मूल्य है उसके अंदर वो जो विक्रय मूल्य है अंकित मूल्य से कितना कम है, 231 कम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, क्या ये चीज आप सभी के समझ में आ गई है? आप इसे रेशो से भी कर सकते थे। रेशो से कैसे, पहले 5 का डिस्काउंट दिया, 5 का डिस्काउंट दिया तो क्या हो गया, 5% को आप लिख सकते हो 1/20। तो पहले कोई संख्या 20 थी, अब कितनी हो गई, 19। फिर 15 का डिस्काउंट दिया तो एक 15 क्या है, 3/20 है। तो पहले कोई संख्या 3 थी, अब कितनी हो गई, कम 17 हो गई। ठीक है, तो इनका मल्टीपल करेंगे इनिशियल वैल्यू आएगी और इनका मल्टीपल करेंगे फाइनल वैल्यू। मतलब ये एसपी रहेगा और ये एमपी रहेगा और इनका अंतर निकाल के आप इसको कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपसे पूछा है कि जो सबसे बड़ा अनुपात है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो ये 43 है, 43 है। तो ये कितना है, 43 का 19, मतलब 43 का आधा कितना होता है, लगभग 21 होता है। तो 21 से कम है तो ये 50% से नीचे। ठीक है, ये 45 है, 45 का आधा कितना होता है, 22। तो ये 22 से बड़ा है, तो ये 50 से ऊपर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना है, 40 है, यहाँ पे 40 है, 40 का आधा 20 होता है, ये 20 से छोटा है तो ये नहीं है। ठीक है, अब कंपटीशन इसके और इसके अंदर है, तो इसमें देखेंगे 38, 38 का आधा कितना हो गया, 19, 19 से एक ज़्यादा है तो 1/38, 1/38 है। ठीक है, तो ये 50 से ज़्यादा है। और यहाँ पे जो दे रखा है ये कितना है, ये 22.5 है, 22.5 है, कितना 22.5। और ये कितना ज़्यादा है, 0.5 ज़्यादा है, या एक ज़्यादा या 0.5 ज़्यादा है, तो कौन सा बड़ा होगा, एक बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जो पहला वाला तरीका उससे भी कर सकते हो।
या इसके अंदर भाग देके भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से इसे कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो फिर से सिंप्लीफिकेशन का ही है। चलो जल्दी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 और 2 7 हो गए, कितने हो गए 7 हो गए, 7 माइनस 7 हो गए, यहाँ पे 10 है प्लस के, तो कितने बचे 3 बचे, ये माइनस के हो जाएंगे बाहर निकलेंगे तो, यहाँ 3 से 3 कट गए 9 बचे, तो या 6 दूनी 12, तो क्या बचा अपने पास 2 मल्टीपल 9 18, क्या बचे 18 बचे। 18 का भाग देंगे 72 के अंदर, तो 18 चौक 72 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो कितना आ गया ऑप्शन, ऑप्शन 4 आ गया अपने पास। ठीक है, जो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आई है 18 आई है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है कि 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज 5% के हिसाब से कितना हो गया 10%, और 5,000 का 10% कितना होता है, तो 0 कैंसिल, 1% 50 है, तो मल्टीपल कर देते हैं 50 से 500, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 30 हैं और 80 हैं। यदि दोनों समूह के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने होंगे, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, पहले विद्यार्थी कितने हैं, एक कक्षा में 30 है, दूसरी कक्षा में कितने हैं 20 है, तो इनका रेशो ले लेते हैं, 3:2 हो गया है। तो जो 30 विद्यार्थी थे उसमें जो औसत अंक वो कितने हैं 70 है, और जो अगले 20 विद्यार्थी थे उनमें औसत अंक कितने हैं 80 है। तो क्या मैं 80 को 70 प्लस 10 लिख सकता हूँ, तो आप बोलोगे जी सर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, तो हमने लिख दी। ठीक, तो यहाँ दोनों देखो, दोनों जगह क्या आ रहा है 70 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है दोनों जगह 70 आ रहा है, तो इसका जो एवरेज है औसत है वो 70 तो है, लेकिन यहाँ पे 10 है तो एक्स्ट्रा है, तो 10 कितने पे एक्स्ट्रा है 30 पर, कितने 2 पर एक्स्ट्रा है, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना है 20 है, और टोटल कितने पे एक्स्ट्रा हो गया अभी 20, 5 पर, 5 का भाग दे देंगे, कितनी बार गया 4 बार, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, तो टोटल क्या हो गया इसका एवरेज 74 आ गया है। तो टोटल एवरेज क्या है विद्यार्थियों का 74 है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, दूसरे नंबर का ऑप्शन ही आपका सही है। या फिर आप कर सकते हो 30 को 70 से मल्टीपल करो, फिर 20 को 80 से मल्टीपल करो और दोनों संख्याओं को ऐड करो, और फिर उसके अंदर 20 और 30 और 20 50 का भाग दो, तो भी आपके पास 74 ही निकल कर आएगा। किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है घंटियों का। घंटी के कितने बजे बजेगी ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 घंटियां हैं जो 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे 10 AM पर एक साथ बजती है तो पुनः किस समय एक साथ बजेगी ये आपको बताना है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे 12, 15 और 18 का, तो 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है 180 होता है, तो 180 क्या हो गई मिनट। अब मिनट को हावर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 60 का भाग देंगे, कितनी बार गया 3 हावर, तो 3 घंटे बाद ये वापस में एक साथ बजेगी। तो पहले कितने बजे बजी थी 10 बजे, 3 घंटे बाद बजेगी, तो मतलब कितना हो गया 10 में 3 जोड़ेंगे तो 1 बजे बजेगी, कितने बजे 1 बजे, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाएं। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है तो क्या आप ऐसे सवालों को कर सकते हो, अब आंसर दीजिए यस या नो में। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल में दे रखा है कोई संख्या है ये वाली,
और ऑप्शन में से कौन सी संख्या से ये पूरी तरीके से विभाज्य है ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, भाग देके चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो 24 है, 24 को आप कैसे लिख सकते हो, ये है आपके पास 8 इंटू 3 है। तो 3 का भाग देके 3 का भाग देने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का टोटल करेंगे और उसमें अपन 3 का भाग देंगे, अगर जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगी। तो 9 और 7 कितने हो गए, 16, 16 और 7 कितने हो गए, 23 और 3 26, 26 और 4 30, ये 3 से डिवाइड तो है। अब क्या करेंगे, 8 वाला भी चेक करेंगे। तो 8 वाला चेक कैसे होता है, लास्ट की 3 संख्या में 8 का भाग जाना चाहिए। क्या 340 के अंदर 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऑप्शन पहला सही आंसर नहीं है, गलत है। ठीक है, अगला है 34। तो 34 क्या है, 17 और 2 का मल्टीपल है। तो चेक करेंगे, 17 का भाग देकर चेक करेंगे क्योंकि 2 का मल्टीपल तो है। 17 का भाग देके चेक करेंगे, अगर 17 से डिवाइड है तो ये जाएगा। अगला अपने पास 37 है, तो 37 का भाग देंगे। तो इनको बाद में देखेंगे क्योंकि ये थोड़े भाग देने के अंदर कठिन पड़ेंगे। जो ऑप्शन ये वाला है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसका मल्टीपल क्या हो गया, ये 35 फैक्टर हो गए इसके, 7 और 5 हो गए। तो 5 का भाग जाता है। 7 का चेक करेंगे, तो 7 का चेक करने के लिए क्या करते हैं, 3 3 का पेयर करते हैं और उनका डिफरेंस लेते हैं। तो 977 में से 340 निकले, कितने बचे, 7 3 6। क्या 637 के अंदर 7 का भाग जा रहा है, जा रहा है। 7 9 63 और 1 91। तो ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को आप घर पर चेक कर सकते हो, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही नहीं है। ठीक है, इनका भाग इसमें नहीं जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि शुद्ध घी का मूल्य 112 केजी है। कोई बेईमान दुकानदार इसमें 56 रुपए केजी के हिसाब से यानी कि वनस्पति तेल मिलाता है और इस मिश्रण को 91 प्रति केजी की दर से बेचता है, 91 रुपये प्रति केजी की दर से, जिसमें उसे 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ, अगर 30% का वो लाभ नहीं कमाए तो कितने में बेचेगा, तो दोनों का आपको अनुपात ही बताना है। तो 30% का लाभ मतलब क्या हो गया, 3/10, मतलब 10 की चीज़ है उसको 3 और एक्स्ट्रा में बेच रहा है, मतलब 13 में बेच रहा है। तो 13 की वैल्यू कितनी है, 91, कितने का मल्टीपल, 7 का। तो टोटल जो अपने पास इनिशियल वैल्यू है इसकी, मेन वैल्यू है वो कितनी है, 70 है। इनिशियल वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 70, जो बिना लाभ के बेची जा रही है, ये 70 है। ठीक है, तो मिटा देते हैं हम, अरे 1 मिनट, मिटा दिया। क्वेश्चन को करते हैं अब। एक तरफ अपने पास 112 रुपये केजी का है और एक तरफ कितना है, 56 केजी का है। अब दोनों को जब मिलाया जा रहा है तो अपने पास कितने रुपए केजी वाला आ रहा है, 70 रुपये वाला आ रहा है। तो क्या करेंगे, अब अनुपात निकालने के लिए अनुपात निकाल देंगे। तो ये कितने हो गए, 14, और ये इधर कितना हो गया अपने पास, 42। तो भाग देंगे 1/3, क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, ये सवाल आपके समझ में आ गया है। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है एग्जाम में तो आप क्या ऐसे सवालों को कर सकते हो, यस या नो के अंदर आंसर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि 4 पेन 5 नोटबुक की कीमत 130 है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 हो जाती है। तो एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत कितनी है, ये आपको बताना है। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, चलो करते हैं इसे लेंथी सवाल को भी। 4 पेन प्लस 5 नोटबुक, कीमत कितनी है, 130 है।
अगर अब कीमत कितनी बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए, मतलब कितनी हो जाए, 1.25 हो जाए, 1.25 हो जाए पेन की कीमत, और जो बुक है, नोटबुक है, उसकी कीमत 20% कम हो जाए, मतलब 0.8 हो जाए। 20% कम होगी तो 0.8 होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और 25% बढ़ेगी तो 1.25 होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, दो पेनों का कितने हो गए, अब 1.25 2 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया, 2.5, 2.5 पेन प्लस 0.8 हो गया, तो 4 का कितना हो गया, 8 चौक 32, 3.2 नोटबुक कितने की हो गई अभी, ये 82 की हो गई है। कितने की हो गई, ये 82 की हो गई, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको सेम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या है उसको मल्टीपल करेंगे 2.5 से, और जो नीचे वाली संख्या है उसको 4 से मल्टीपल करेंगे। तो ऊपर वाली को संख्या 25 चौक 100, तो 10 पेन प्लस 25 5 12.5 नोटबुक इक्वल कितना हो गया, 25 से मल्टीपल करते हैं, 25 से 75 का 5, और 25 एकम 25 और 7 कितने हो गए, 32, 325 हो गया। इधर दूसरे वाले को करेंगे 10 पेन प्लस कितने हो गए, 4 को करेंगे 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12.8 नोटबुक इक्वल कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 चौक 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे, आपस में घटा देंगे, ये घटाया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो ये माइनस का क्या आ रहा है अपने पास, ये माइनस का आ रहा पॉइंट 3, माइनस का 0.3 नोटबुक इक्वल क्या है, इक्वल है 30। इक्वल क्या हो गया, -3, तो -3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n इक्वल क्या हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 आ जाएगी, 10 आ गया है, n के इक्वल 10 आ गया, तो एक नोटबुक है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है। एक नोटबुक की वैल्यू 10 है, तो यहाँ कितनी हो गई, 50, 50 हो गई 5 नोटबुक की वैल्यू, तो 50 गया 130 में से, तो कितना बचा, 80, तो 4 पेन की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई है, तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब अपने पास एक नोटबुक और एक पेन की वैल्यू अपने पास आ गई है, तो यहाँ दे रखा है एक पेन, तो एक पेन की वैल्यू क्या हो गई, एक पेन की वैल्यू हो गई 20, प्लस आगे दे रखा है दो नोटबुक की वैल्यू क्या हो गई, एक की 10 है तो इसकी भी 20, तो क्या हो गया, टोटल 40 हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 40 होगा। लेंथी है कि नहीं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे सवालों से घबराना नहीं है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करते जाना है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है और पूरे लेन देन में 25% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य अपन मान लेते हैं MP और क्रय मूल्य है CP, ठीक है। 10% की छूट देता है किस पर, अंकित मूल्य पर, तो पहले अंकित मूल्य 10 था, 10% की छूट दी है एक की, तो ये कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है कि 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त देता है,
15 वस्तुएं खरीदेगा तो 4 मुफ्त देगा। तो 15 तो क्या है, 15 तो इसका सीपी है और 4 मुफ्त दे रहा है, तो 4 इसमें ऐड होके कितना हो गया, 19। 19 इसका क्या हो गया, एमपी हो गया। ठीक है। और कह रहा है कि पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। कितना करता है, 35% लाभ अर्जित करता है। तो 35% का मतलब कितना हो गया, 7/20। अगर ये 20 है तो लाभ अर्जित करता है, क्योंकि एमपी पर ही तो करेगा। तो कितना हो गया, 27। ठीक है। अब कैंसिल कर लेते हैं इनको आपस में। 9 से कैंसिल किया 3 बार। ठीक है। इसको कैंसिल किया 2 बार। तो अब ये कितना हो गया, 9 को कैंसिल कर दिया, 9 3 27। ठीक है। 10 को 2 बार, 3 को 5 बार। तो एमपी कितना बचा, 19, और सीपी कितना बचा, 10। तो कितने प्रतिशत अधिक है, सीपी 10 है, ये 19 है, तो 9 ज़्यादा है। कितने पे, 10 पर। 10 पर 9 ज़्यादा है, इसका मतलब 90% अधिक है। कितना अधिक है, 90% अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों। क्या अब हम आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल वही सिंप्लीफिकेशन का है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 5/7, तो ये कितना हो गया, 7 और 5 12, 12/7 हो गया। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/12। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5/2 + 7/12 माइनस है ये, माइनस 3/2। ठीक है, एलसीएम ले लिया 12, 6 30 बार गया, +7 - 6 × 18। 18 जाएगा, माइनस कितने हो जाएंगे, बचेंगे 12। 12 और 7 कितना हुआ, 12 और 7 हो गए अपने पास 19। 19/12 इसका आंसर आ गया, जो ऑप्शन 3 के अंदर दे रखा है। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये कैसे सोल्व किया। इसको सोल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, 1 + 5/7। यह देख लीजिए, 1 + 5/7 है, तो 7 हमने क्या ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, तो 7 + 5 कितने हो गए, 12/7। लेकिन ये ऊपर 1 भी है, तो ये क्या हो, उल्टा हो जाएगा, तो ये बचेगा 7/12। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल में से 30% माल को 27 लाभ पर बेचा जाता है, 27%। और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x है तो x का मान आपको बताना है। ठीक है, कोई चीज़ है, उसका 50% माल बेच दिया 45 पर, 50 बेच दिया साहब। ठीक है। अगला बेच रहा है कि 50%, जो शेष बचा 50%, उसका 30%। तो 30 कितना हो गया, 50 का 30, 5 × 3 = 15। और बचा कितना अपने पास, अब 15 गया तो कितना बचा, 35। तो इनका रेशो ले लेते हैं। तो रेशो लिया, 5 से मल्टीपल डिवाइड किया, 10 3 7। अब इसको बेच रहे हैं 45% के लाभ पर। ठीक है, प्लस इसको बेच रहे हैं 27% के लाभ पर, प्लस, और इसको बेच रहे हैं 43% की हानि पर। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया टोटल अपने पास, मल्टीपल करेंगे 10 को 45 से, 450। इधर 27 3 81 का लाभ। और यहाँ हानि कितनी हो रही है,
हानि हो रही है अपने पास 7 या 21, 7 चौक 28, 301 की हानि हो रही है। तो टोटल लाभ कितना हो गया? 1, 8, 5, 13 और 531। दूसरा पेन लेते हैं। 531 का लाभ हो गया है और हानि हो रही है 301 की। तो माइनस कर देते हैं 0, 3, 230। तो लाभ कितना हो गया? 230 हो गया है। 230 समग्र लाभ हो रहा है कितने पे? 10, 3 और 7। कितना हो गया? जोड़ेंगे तो 20 पर। 20 पर लाभ हो रहा है। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 11.5 आ गया। तो समग्र लाभ हुआ है 11.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11.5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज आप सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा में आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। व्यक्ति की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। यह एक अच्छा सवाल है, चलो इसे समझते हैं। चलो यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है, ये टैक्सी स्टैंड है ठीक है। और यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ से जो व्यक्ति है वो आ रहा है, ठीक है। अब जो टैक्सी स्टैंड से जो वो निकली है टैक्सी, वो व्यक्ति को 12 मिनट पर मिलती है। 12 मिनट के पर मिलेगी। भाई एक टैक्सी स्टैंड से 2 कैब 12 मिनट के अंतराल पर निकलती, ठीक है। तो यहां से एक कैब निकली और इस व्यक्ति को यहां पर मिल गई, ठीक है। अगली कैब निकलती है जब 12 मिनट के अंतराल पे वो मिलती है, तब तक एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति है, चलकर इधर आ जाता है और जो कैब है वो यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर जो मिलती है वो 10 मिनट के अंतराल पर मिलती है। कैब तो 12 मिनट के अंतराल पर निकलती है, लेकिन व्यक्ति इतनी दूरी चल लिया तो यहाँ पे 10 मिनट के अंतराल पर मिलेगी। मतलब कैब ने 10 मिनट की दूरी तय की है, ठीक है। तो 10 मिनट की, ये यहाँ पर पहुंचा 12 मिनट में, ये यहाँ पे पहुंचा 10 मिनट में, और जो व्यक्ति है वो यहाँ पर कितने मिनट में पहुंचा? 10 मिनट में। और जो कैब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी वो कितने मिनट में कर लेगी? 2 मिनट में कर लेगी, क्योंकि 10 मिनट में यहाँ पे पहुंच गई, क्योंकि 12 मिनट में पहुंच जाती है तो ये 2 मिनट में। लेकिन व्यक्ति ये वाली दूरी 10 मिनट में तय करता है। तो इनका जो टाइम है सेम डिस्टेंस को दूर तय करने का, उनका रेशो कितना हो गया? टैक्सी और पर्सन का 2:10, मतलब 1:, मतलब 1:, कितना हो गया? 5, ठीक है। ये क्या है? टाइम का है। तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा अपने पास? स्पीड का रेशो हो जाएगा 5:1। ये स्पीड का रेशो आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया है? स्पीड का रेशो आ गया अपने पास। चलो, अगर स्पीड का रेशो आ गया है, हमें स्पीड दे रखी है किसकी? जो टैक्सी है उसकी। तो 5 की स्पीड कितनी हो गई? 5 की वैल्यू अपने पास 57 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू अपने पास यहां से आएगी 57, 11.4 आएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11.4 निकल के आएगी। तो 1 की वैल्यू तो पूछी है पर्सन की वैल्यू, तो 11.4 आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या ये सवाल आपके समझ में आ गया है? अगर ये सवाल समझने में दिक्कत आ रही है इसको, तो आप इस सवाल को दोबारा देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये आपके समझ में आ जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपको दे रखा है कि 3 संख्याओं का औसत 49 है।
पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। अगर तीन संख्याओं का औसत 49 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 49 × 3। ठीक है, यहाँ पहली संख्या है, यहाँ दूसरी संख्या है और यहाँ तीसरी संख्या है। तो इस स्टेटमेंट से देखते हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या है? दोगुनी है। तो ये 1 है तो ये कितनी है? 2 है। यह दे रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी? 4 है। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 4 2 6 1 7। तो 7 की वैल्यू अपने पास है 49 × 3। तो 1 की वैल्यू आएगी, 7 से 7 कैंसिल, 21। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? तो सबसे बड़ी संख्या 4 है। 21 का 4 से मल्टीपल कर दीजिए, कितनी हो गई? 84। तो सबसे बड़ी संख्या है 84। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। क्लियर है? समझ आ गया दोस्तों? तो आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनका नया जो वेतन होगा उनका अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना। तो जो कैलकुलेशन है उसको इजी करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? 3 और 4 को 30 और 40 ले लेते हैं। तो पहले पे क्या हो रही है? 10% की वृद्धि। तो कितने हो गए? 30 का 10% 3 होता है, तो टोटल कितने हो गए? 33 ऐसा। दूसरे पे क्या हो रही है? 20% की वृद्धि। तो 20% कितना होगा इसका? 40 का 4 दूनी 8, 38। कितना हो गया? क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है, तो उनके जो वेतन है उनका जो नया अनुपात है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले वाले में तो कितनी हुई? 10% की वृद्धि की जाती है, तो 10% की कितनी हो गई? 33 हो गई है। ठीक है, अगला अपने पास 4 है, तो इसमें कितनी हो गई? 4 दूनी 8, तो 8 कितना हो गया? ये 48 हो गया। अब क्या करते हैं? इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3 से, तो 11/16। ठीक है, तो क्या आ गया? 11/16 इसका आंसर आ गया। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? समझ आ गया? अगर ये चीज समझ आ गई है तो आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में दे रखा है कि x जो y³ - 1 के व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पे y = 4 है और x 6 है। अगर y = 4 होने पर x 6 है, तो y = 8 होने पर x का मान क्या होगा, ये बताना है। चलो बताते हैं। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि x व्युत्क्रमानुपाती है 1/y³ - 1। तो इसे लिख सकते हैं x = k 1/y³ - 1। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है? x की वैल्यू अपने पास क्या है? 6 है। ठीक, तो k की वैल्यू निकालनी है 1/y³। तो y की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 का क्यूब करेंगे 64। 64 - 1 कितनी हो गई? 63। तो यहां से अपने पास k की वैल्यू आ रही है 6 × 63। कितनी आ रही है? 6 × 63। हमें यहाँ k की वैल्यू पता चल गई। यहां लिख लेते हैं अपन k की वैल्यू 6 × 63। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। वहां से हमें k की वैल्यू पता चल गई। अब यहां अगर y इक्वल कितना हो? y के इक्वल 8 हो तो x का मान निकालना है। तो x इक्वल k की वैल्यू कितनी है? 6 × 63 1/y³। तो y³ कितना है? 512। 512 - 1 कितने हो गए? 511 हो गए। ठीक है, 512 - 1 कितने हो गए?
11। अब इसे किससे मल्टीपल करें, किससे कट सकती है? 7 से काट के देखते हैं। 7 7 49 और 7 21, सही है, 7 से कट गई 9। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 54/73। कितनी आ गई? x की वैल्यू अपने पास 54/73 आ गई। अगर y 8 है तो x क्या हो गया? 54/73 हो गया। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? सवाल समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। ठीक है, आपको ईंटों की संख्या निकालनी है। तो आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आयतन होता है, जो आयतन होता है वो एक चीज का, जैसे मान लो एक गिलास है, उसके अंदर एक पानी भरा हुआ है। अगर उस पानी को मैं कटोरी के अंदर डाल दूं तो उसका शेप चेंज होगी, न कि आयतन चेंज होगा। क्या होगा? उसके अंदर शेप चेंज होती है, आयतन चेंज नहीं होता। तो आयतन क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, तो जो यह दीवार का आयतन है और जितनी जो ईंट लगेगी उनका आयतन क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन को करते हैं। तो दीवार का आयतन कितना है? दीवार का आयतन है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 81 इंटू 29 इंटू 0.8 है। ठीक है, इक्वल है ईंट का आयतन। ईंट का आयतन कितना होगा अपने पास? 72 मल्टीपल 50 मल्टीपल 25 हो गया और इंटू n हो गया है। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 मल्टीपल 100 मल्टीपल 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक जीरो उठा तो एक जीरो अट के क्या हो गया? यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा कि जो रेत और सीमेंट है वो 40% स्थान घेरती है। क्या करती है? रेत और सीमेंट वो 40% स्थान घेरती है। मतलब जो दीवार का आयतन है ईंटों से बना हो कितना है? 60% ही है। तो 60% को लिख सकते हैं अपन 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। कितना हो गए? 50। तो 50 का सिंप्लीफाई किया, इससे काटा 2 बार, इस 50 को काटा 2 बार, इस 25 को काटा 4 बार, ये 18 बन गया तो 18 को काटा 4 बार, ये 4 काटा, इससे 4 बार। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा? n के इक्वल बचा 3 मल्टीपल 81 मल्टीपल 29 और मल्टीपल कितने बचे? ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे तो 4। ठीक है, अब क्या करते हैं? जो n नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? इनको सबको मल्टीपल कर देंगे। आप चाहो तो इसे मल्टीपल कर सकते हो या यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं? यूनिट डिजिट से करते हैं। 4 को 9 से मल्टीपल किया, कितना आया? 36, तो यूनिट डिजिट 6। फिर 6 को 1 से मल्टीपल किया 6, तो यूनिट डिजिट है वो 6 ही है। 6 को 3 से मल्टीपल किया तो 18 आया, और 18 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 8 होता है। तो जो आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट भी 8 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए की है, जिसके अंदर यूनिट डिजिट 8 है और बाकी के नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आपको अगर इसको यानी कि मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल करके भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन ए की ही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? क्या ये चीज़ आप सभी लोगों की समझ में आई है? अगर समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक इजी सवाल है। यहां दे रखा है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात WXYZ 2, 3, 3 और 4 दे रखा है। तो आपको x का मान निकालना है।
तो कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। और यहाँ कोण कितने हैं? कोणों का जो रेशो दे रखा है वो है 4 3 3, कितने हो गए? 10 और 2 12, 12 हो गए। 12 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भारतीय 36, 30 हो जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30 हो गई। और x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 से मल्टीपल कर दीजिए। कितना आ गया? 90 आ गया। तो जो x है उसका मान है 90 डिग्री। तो ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। क्लियर है? क्या अब हम आगे बढ़ जाएं? अगला सवाल में आपको दे रखा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है। उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। देखो, एक तरीका होता है रेशो से भी आप कर सकते हो। रेशो से 15% का मतलब कितना होता है? 3/20। मतलब कोई चीज़ पहले 20 की थी, फिर उसका क्या किया? 3 बढ़ा दिया, हो गई 23 की। ठीक है। फिर 8% की छूट दी जाती है। तो 8% का मतलब होता है 2/25। तो पहले कोई चीज़ 25 की थी। क्या थी? पहले कोई चीज़ 25 की थी। अब क्या है? 2 की छूट दी जा रही, तो ये कितनी हो गई? 23। ठीक है। तो ये इनिशियल वैल्यू थी और ये फाइनल वैल्यू है। तो इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई? 5 थी 15, ओ 5 थी 15, 25 दूना 50, 500। और ये 23 का स्क्वायर हो गया, तो 23 को 23 से मल्टीपल किया तो कितना आ गया? 529। कितना आ गया? 529 आ गया। कितना ज़्यादा है? 29 ज़्यादा है। कितने पर? 500 पर। तो 29/5 का 500 का 1%, 5, तो 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा ये? 5.8 पर जाएगा। कभी भी 5 का भाग दे तो ऊपर वाली संख्या को 2 गुना कर दे और एक स्थान के बाद में पॉइंट लगा दे। तो 5.8 आ गया। ठीक है। एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? पहले क्या हो रहा है? 15% की वृद्धि। ये प्लस का, ये माइनस का। 8 माइनस 15 इंटू कितने हो गए? 8/100। ये टोटल कितने हो गया? 8 गया तो 7 माइनस का 15, 8 कितने हो गए? 120। तो क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 1.2 गया तो 1.2 घटाएंगे। तो जो 1.2 घटाया तो कितना है अपने पास? 5.8 आ गया। तो 5.8 इसका आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको दे रखा है कि ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में क्रमशः 10%, 45% और 10% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपको बताना है। ठीक है। यहाँ पर आप मान लेते हैं ये है इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू। ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या हो रही है? 10% की कमी हो रही है। तो पहले 10 था, अब वो चीज़ क्या हो रही है? 9 हो रही है। फिर 45% की कमी हो रही है। तो 45 को आप लिख सकते हो 9/20। तो पहले कोई चीज़ कितनी थी? 20 थी, कमी हुई तो ये कितनी हो गई? 11। ठीक है। आगे 10% की फिर से कमी हो गई, 10 से ये कितनी आ गई? 9। ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है कि 65% की वृद्धि होती है। तो 65 को लिख सकते हो आप 13/20। तो पहले कोई चीज़ थी 20,
अब कितनी हो गई, 13 बढ़ गई, अब हो गई 33, ये आ गए। तो जो इनिशियल वैल्यू हो कितनी हो गई, 2 2 4, 410, 4000, 4000 नहीं 40,000 हो गई है। ठीक है, और जो फाइनल वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी हो गई है, ये हो गई 9 9 81, 81। तो इस 33 में से 3 उठाएंगे तो कितने, 3 से मल्टीपल करेंगे 81 को, कितनी हो गई ये 243। कलर चेंज कर लेते हैं, 243 हो गई। तो अपने पास अब यहाँ पे बच गया 11। तो 11 से मल्टीपल करते हैं कोई संख्या को, इस वाले 11 से। तो 11 से मल्टीपल किया तो 3 7 6 और 2, ऐसे कैसे। फिर एक और 11 बचा तो इसका मल्टीपल करते हैं तो कितना बचा, 3 10 13 और 1 14, 6 8 9 और 2, ऐसे केस। तो अपने पास क्या आ गए, इन सभी का मल्टीपल करेंगे तो आएगा 29,403, 29,403 आ गया। अब किसी भी संख्या से मल्टीपल कैसे किया जाता है, ये हम इस चैनल पर पहले ही करा रखे हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप देख लेना किसी भी संख्या को 11 से कैसे मल्टीपल किया जाएगा, डिटेल में बता रखा है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। तो क्या, पहले इनिशियल वैल्यू थी 40,000, अब रह कितनी गई 29,403। तो कितना कम हो गई है, कमी कितनी हुई है, कमी हुई है अपने पास 10,000, कितने 403, 10,600, 10,597, 10,597 की कमी हुई है। कितने पर कमी हुई है, 4,000 पर। तो 4,000 का 1% होता है 400, तो 2 जीरो ऐसी लग गई। अब 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, 4 दूनी 8, बच कितने 2 25, 26 एक बार गया 19, 19 में फिर से 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, बचा कितना 37, 37 में भाग देंगे 46, तो 26, 46 ने 9 आएगा। तो 26.49, जो 26.49 है उसकी क्या हो गई, इसमें कमी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्लियर है क्या, अब हम आगे बढ़ जाएं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि वस्तु x और y के क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है। किसी व्यक्ति ने वस्तु x को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया और y को बेचने पर 11% की हानि हुई। तो संपूर्ण लेन देन में उसका लाभ और हानि प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। ये x है और ये y है, 3:7 में है। ठीक है, यह दे रखा आपको, जो x को बेचेंगे तो 14% का लाभ होगा और y को बेचेंगे तो 11% की हानि होगी। ठीक है, 11% की हानि हो गई। टोटल लाभ कितना हुआ, 42%, और टोटल हानि कितनी हुई, 77% हो गई। अब यहाँ पे हानि कितनी हुई है, कुल कितनी हुई है, 5 3, 35% हानि हुई है। कितने पे हुई है, 3 और 7 10 पर। तो हानि हो गई अपने पास 3.5% की हानि हो गई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो कितनी हानि हुई है क्वेश्चन में, 3.5% की हानि हुई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई व्यक्ति 19 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दूरियों को तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी होगी। देखो, औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये दो चाल दे रखी है उनका एलसीएम लेते हैं।
क्या करते हैं, जो चाल दे रखी है उनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, 8 पंजे 40 और 19 कितने हो गए, 19 30 57 19 चौक 76 760 हो गए इसका एलसीएम। और मल्टीपल क्या करते हैं, जो दूरी है उनके रेशो को, तो दूरी क्या है, जो दूरी क्या है समान है, तो दूरी का रेशो क्या हो गया, 1 + 1 + 1 हो गया। क्योंकि दूरी समान है तो इनका रेशो भी 1 1 ही होगा। ये हो गया। बटे में क्या करते हैं, बटे में भाग देंगे 19 का, जो एलसीएम है जिसमें, तो 19 का भाग देंगे 19 चौक 76 40 आ गया। 40 को जो दूरियां है उसके रेशो से मल्टीपल करेंगे, तो 40 को 1 से मल्टीपल किया कितना हुआ है 40 प्लस, फिर भाग देंगे 8 का, 8 का भाग दिया कितनी बार गया 95 बार, 95 को 1 से मल्टीपल किया तो 95 आएगा। फिर भाग देंगे 5 का, तो 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 19 दूना 38 152। तो अब टोटल कर लेंगे, ये टोटल कितने हो गए 3, 3 को मल्टीपल कर गया 36 18 8 बचा, और 7 या 21 कितने हो गए 22 बटे, बटे में देते हैं 5 और 2 7, 7 का ऐसे 7 5 और 9 14 और 4 18 का 8 और ये 287 हो गया। ठीक है, तो 2210 के अंदर 287 का भाग देंगे, 287 लगभग 300 ही मान लो आप। ठीक है, तो ये लगभग 7 के आसपास जाएगा। क्या 3 के आसपास जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत। क्या 5 के आसपास जाएगा, 5 के आसपास भी नहीं जाएगा, 5 3 1500 होता है। क्या 13 के आसपास जाएगा, 13 के आसपास भी नहीं जाता। तो ऑप्शन 4 ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो इसका सही आंसर है, लगभग 7 के आसपास जाएगा। अब आप भाग देके चेक कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन से करना बता दिया, आप अगर भाग देना चाहते हो तो आप भाग दे सकते हो। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा कि संगत भारांकों 29 87 15 26 और 18 का उपयोग करके संख्याओं 17 12 23 45 और 301 का भारित औसत ज्ञात करना है। संगत भारांक कितने हैं, संगत भारांक अपने पास 29 है, 87 है, 15 26 और 18। 29 का मल्टीपल होगा 17 से, क्योंकि 17 का संगत भारांक 29 है। 87 का मल्टीपल होगा 12 से, और कितना है 23 का मल्टीपल होगा 15 से, और 45 का मल्टीपल होगा 26 से, और जो 301 है उसका मल्टीपल होगा 18 से। चलो मल्टीपल करते हैं। 17 का मल्टीपल किया 30 से 29 से, तो 29 को अपन क्या मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, तो 17 30 51 510 हो गया। अब 510 में से क्या करेंगे, एक 17 ज़्यादा मल्टीपल किया था अपन ने, वैसे करना 29 था या 30 है, तो 510 में से 17 घटा देंगे, 20 घटाएंगे तो कितना हो गया 490, और 3 और कर देंगे 493। ठीक है, आगे है 12 का मल्टीपल 87 से करना है, तो 12 7 कितने होते हैं, 12 7 84 का 4 बचे 8, 12 8 96, 96 और 8 कितने हो गए 96 और 8 हो गए अपने पास 104, ये 104 हो गए। ठीक है, 23 का मल्टीपल 15 से करते हैं, या 15 का मल्टीपल 23 से, तो 23 पंजे 115 होता है, तो उसका 5 बचे 11, 23 एकम 23 34 हो गए। ठीक है, फिर 26 का मल्टीपल करते हैं 45 से, तो 26 5 होता है 130 बचे 13, 26 4 होता है 104, 26 4 104 होता है, उसमें 13 जोड़ेंगे कितने हो गए 17, तो 117 आ गया। आगे अपने पास 18 का मल्टीपल 301 से करते हैं, तो 18 एकम
18, फिर 0 से करेंगे, 1 बचा रहा था अपने पास, ये 18 ऐसे कैसे लिख दिए, 18 54, ये 54 है। अब इनको क्या कर लेते हैं, टोटल करेंगे, इनका टोटल कितना है वो देख लेते हैं। 8 5 13, 13 और 4 17, 17 3 0, बचे 2, 2 और 1 3, 2 और 1 3 हो गए, 3 और 7 10, 4 14, 4 18 और 9 27 का 7, बचे 2, 2 और 4 6, 1 7, 3 10 और 4 14 का 4, बचा 1, 1 और 5 6 7 और 8, ये हो गया। अब इसमें भार अंकों का टोटल भार अंक कितने हैं उनका भाग देना है। तो टोटल भार अंक है 8 और 6 14, 5 19 और 7 26 और 9 35 का 5, बचे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 7 और 8 15, 15 और 2 कितने हो गए 17, 175 हो गए। तो 175 का भाग 8470 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा लगभग, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं 80 मान लेते हैं, 180, तो 18 का भाग देंगे, 18 54, 18 चौक 72 और 18 पंजो 90, तो 90 से कम होगा, मतलब 9000 से कम होगा, तो 5 के आसपास जाएगा, लगभग 5 से कम, 50 से कम जाएगा। तो 50 से कम एक ही ऑप्शन है 5 के आसपास, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। क्योंकि 50 से ऊपर 58 है, ये भी बहुत दूर है, जो 42 है, 42 है, ये बहुत दूर है, 58 बहुत ज़्यादा है और 42 बहुत कम है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए की बजाय ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सोल्व करना है तो आप इसे सोल्व कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यह एक अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर 2 ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात क्या है, 3:4 है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल आधारों के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो समतल है, आधार है, उनके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनके अंदर ही वृद्धि बतानी है, जो कर्व है उसके अंदर नहीं बतानी है। जैसे अपने पास क्या है, ये एक बेलन है, तो जो ये वाला सरफेस एरिया और ये वाला सरफेस एरिया है, इसी की बात की जा रही है। जैसे अपने पास ये शंकु है, तो इस वाले एरिया की बात की जा रही है शंकु में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो शंकु बनाए जा रहे हैं, तो शंकु का आयतन क्या है, 3:7 है, 3:4 है, 3:4। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 7 है, टोटल 7 है। ठीक है, जो ये आयतन आएगा वो टोटल क्या आएगा, शंकु का 7 हो गया है। और जो अपने पास बेलन है उसका आयतन कितना हो गया, उसका आयतन अपने पास जो रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है रेडियस। हाइट कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो इसका आयतन कितना हो गया, इसका आयतन हो गया πr², πr², जो r कितना है 7 है और h कितना है 20 है। ठीक है, तो इसकी जो एक किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू काट देंगे तो कितनी आ गई, एक की वैल्यू अपने पास आ गई है 7 दूनी 14, 140 पाई आ गई है। कितनी आ गई है, 140 पाई आ गई है। ठीक है, तो जो ये वाला है ये कितना अपने पास
कितना हो गया, 34 42 पाई, ठीक है। और जो 4 वाला है ये कितना हो गया, 560 पाई, ठीक है। कितने हो गए, 560 पाई हो गए हैं। अब इसे हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है अब अपने। चलो हमने ये हटा दिया। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं अब। तो क्या करेंगे अब, ये अपने पास क्या आ गया, इनका वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे 420 है, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया, अगर अपने पास वॉल्यूम आ गया है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम से पहले अपन इससे क्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या कैसे आएगी, क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। या फिर अपन इसी से इसका क्या निकाल सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे। तो वॉल्यूम है 420 पाई इक्वल, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3, जो शंकु है उसका वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 इंटू बेस एरिया बी से, ठीक है, इंटू हाइट। तो ये आ गया 420 पाई बराबर 1/3 इंटू बेस एरिया, हाइट कितनी है, हाइट 35 दे रखी है। तो 35 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 35 से जाएगा ये 12 बार, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो जो बेस एरिया कितना गया, भारतीय 36 पाई आ गया है। बेस एरिया क्या आ गया, 36 पाई आ गया है। कौन से वाले का, इस वाले का। और ये किस रेशो के अंदर है, 3:4 के अंदर है। तो इस वाले का कितना आ जाएगा, इसका 36 पाई है तो इस वाले कितना जाएगा, 3 भारतीय 36 बार चौक, ये आ जाएगा 48 पाई। कितना आ गया, 48 पाई। इसे मिटा देते हैं, अब अपने पास इन दोनों का बेस एरिया तो आ गया, लेकिन जो बेलन है जिसको पिघलाकर बनाया गया है उसका बेस एरिया क्या होगा, उसके पास 2 बेस है समतल वाले, कितने, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। शंकु के पास तो एक ही था, तो 2 निकालना है, तो 2 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर, पाई को ऐसे कैसे, आर कितना है, 14 है, 7 है, तो क्या होगा, 7 का मल्टीपल हो जाएगा 49। तो टोटल कितना हो गया इसका, अपना टोटल हो गया 49, 98 पाई। बेलन का तो ये हो गया, और शंकु का दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, दोनों को ऐड किया, शंकु का इसका 6 और 8 14, और 4 3 7 8 84 पाई, 84 पाई हो गई, ये हो गए। अब इनको क्या करते हैं, ये पूछ रहा है कि प्रतिशत परिवर्तन कितना है, एक ज्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो क्या हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है वो भी देख लेते हैं अभी। पाई से पाई कैंसिल, 14 से कैंसिल किया तो 14 की 84 और ये 64 98। तो 7 से कम हो रहा है 1, तो 1/7 ही कमी हो गई, मतलब 14 सही 2/7% की कमी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों, यह एक कैलकुलेटिव सवाल था। अगर ये सवाल आपके समझ में नहीं आए तो इसे आप दोबारा देखिए, दोबारा में नहीं आए तो तिबारा देखिए, आपके समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल इस शिफ्ट के अंदर गलत पूछा गया था, तो ये सवाल आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्लास में हमने उन सभी सवालों को किया है जो 13 अक्टूबर के दिन जो एनटीपीसी सीबीटी 2 है उसके फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे, उन सभी 35 सवालों को किया है। 35 नहीं, एक गलत था, 34 सवालों को किया है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आगे आने वाले जो क्लासेज होगी, वीडियोज होगी, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा और आसानी से आप उन क्लासों को देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।